हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज से हम लोग क्या करेंगे कि जो क्लास 10th की मैथमेटिक्स है उसका हम लोग कुछ लगभग ऐसे 3-4 चैप्टर्स के 7-8 क्वेश्चंस लिए हैं हम लोग स्टार्टिंग के 4 चैप्टर्स के। इसको हम लोग रिवाइज करेंगे, इससे आसपास की जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं थोड़ा सा उसको देखा जाएगा। बस में आया कि नहीं आया? और इसके बाद में हम लोग ऐसे करते करते 3-4 वीडियोज़ में 10th की जो पूरी मैथमेटिक्स है उससे हर चैप्टर से लगभग क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट को, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड में जिस पैटर्न पर, अब एग्जैक्टली गेस कर पाना तो मुश्किल है क्या आएगा, लेकिन जिस पैटर्न पर ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया है उस टाइप में क्वेश्चंस और जो है उसके आसपास के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं थोड़ा सा हम लोग वो रिवाइज कर लेंगे ताकि चीज़ों को क्लियर हो जाए। अब जैसे आपका जो पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ से लिया गया है वो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से लिया गया है, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर आपका जो रियल नंबर है उसमें यही फेमस चीज़ है यूक्लिड डिवीजन लेमा, और इसमें इरेशनल नंबर है, थोड़ा सा देखना है उसको प्रूव करने के लिए। और उसके बाद में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, और एक क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सा टर्मिनेटिंग टाइप रेशनल है या कौन सा रिपीटिंग टाइप रेशनल है, तो उसको उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं चैप्टर 1 से हम लोग। तो पहला क्वेश्चन हमारा है कि अगर हम लोग किसी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करें तो यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके आपको प्रूव करना है कि वो हमेशा 3m या 3m+1 के फॉर्म में रहना चाहिए। स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, वहां पर आप क्वेश्चन में देख सकते हैं बोला है कि इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1, और m यहां पर कोई पॉजिटिव नेचुरल नंबर है, मतलब पॉजिटिव इंटीजर है, दैट इज कोई नेचुरल नंबर है। क्लियर है? तो आइए करते हैं। तो हम लोग मान लें कि वो आपका जो नंबर है, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो लेट द रिक्वायर्ड पॉजिटिव इंटीजर बी x। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब नेचुरल नंबर, पॉजिटिव इंटीजर बी x। बस में है कि नहीं? हम लोग मान ले कि x जो है वही हमारा पॉजिटिव इंटीजर है जिसका स्क्वायर करने पर 3m या 3m+1 के फॉर्म में आता है। अब एक काम करते हैं यूजिंग, तो यहां पर लिख सकते हैं बाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम का यूज करें अगर हम लोग, तो वहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा? वहां से लिख सकते हैं कि जो आपका x होगा वो क्या होगा 3q+r, x इज इक्वल टू 3q+r। और यहां पर ध्यान रखिएगा q क्या है? आपका कोसेंट है। q क्या है? कोसेंट। x इज इक्वल टू 3q+r फॉर सम कोसेंट q, और r जो रिमाइंडर है वो हमेशा 3 से लेस होगा और ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यहां से भी क्वेश्चन आया है, ध्यान रखिएगा। जब यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करते हैं, एल्गोरिथम को अप्लाई करते हैं, तो समझ जाइएगा कि जो आपका रिमाइंडर है वो आपका डिवाइजर से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए, और 0 के इक्वल भी हो सकता है या उससे ग्रेटर। कभी रिमाइंडर निगेटिव नहीं आएगा। बस में आया कि नहीं आया? तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां से अगर देखा जाए तो जो r की वैल्यूज निकल के आ रही वो कितना हो रहा है? 0, 1 और 2। तो अगर r इज इक्वल टू, पहले केस में अगर r इज इक्वल टू 0 ले लिए हम लोग, कितना ले लिए बेटा? 0 ले लिए, तो यहां से x जो आएगा वो कितना आएगा? 3q+0, मतलब इज इक्वल टू 3q। तो अगर इसका स्क्वायर कर दें, देयरफॉर x स्क्वायर, तो 3q का स्क्वायर, और 3q का स्क्वायर का मतलब 9q स्क्वायर, और 9 को ब्रेक कर सकते हैं 3 × 3q के स्क्वायर, इसको अलग कर सकते हैं। और देखो ये q क्या है? कोई इंटीजर है, इंटीजर का स्क्वायर इंटीजर ही होता है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी इंटीजर रहेगा, पॉजिटिव इंटीजर, तो 3 × m होगा, और m इज इक्वल टू हम लोग 3q² मान लिए हैं इस केस में। खैर, तो यहां पर आप देख सकते हो कि ये जो आपका आया x² इज इक्वल टू 3 × समथिंग इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर या नेचुरल नंबर कह सकते हो। सेकेंड केस में अगर देखा जाए r इज इक्वल टू अगर 1 ले लें, तो यहां से x इज इक्वल टू 3q+1 आपको मिल रहा है। तो अगर x स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा? 3q+1 का स्क्वायर, और a + b के होल स्क्वायर से अगर ओपन करें तो 3q का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस 6q। इसका मतलब ये हो गया 9q² प्लस 6q। पहले लिख देते हैं, 1 को लास्ट में लिख दो, कांस्टेंट है। और इन दोनों में से हम लोग 3 कॉमन ले लें तो ये बचेगा 3q² प्लस 2q ब्रैकेट बंद प्लस 1। ठीक है, क्लोज कर देंगे ब्रैकेट, क्योंकि इसी दोनों में 3 कॉमन लिए थे।
तो अब आप देख सकते हो कि ये आपका जो 3q स्क्वायर प्लस 2q है, किसी भी q को 2 या 3 से मल्टीप्लाई कराओगे तो वो हमेशा कोसेंट से मल्टीप्लाई हो, हमेशा इंटीजर ही रहेगा, पॉजिटिव इंटीजर। तो इस केस में आपका m क्या है, ये पूरा क्वांटिटी है +1। ध्यान रखें कि यहाँ पर m इज इक्वल टू हम लोग क्या ले लिए हैं 3q स्क्वायर प्लस 2q। बात क्लियर है सबको? तो 3q स्क्वायर प्लस 2q को हम लोग क्या मान लिए हैं, m मान लिए हैं इस वाले केस में। खैर, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये आपका देखो 3m + 1 x स्क्वायर की जो वैल्यू है उस पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर जो था वो 3m + 1 आया। आइए देख लेते हैं 2 जो लास्ट वाला केस है, क्योंकि 2 से ज्यादा हम रिमाइंडर नहीं ले सकते हैं, 3 से लेस ही लेना है, दैट इज 2। और रिमाइंडर हमेशा क्या होता है बेटा, रिमाइंडर आपका डेसिमल में या फ्रैक्शन में तो आएगा नहीं। तो अगर देखा जाए थर्ड केस में, तीसरे वाले केस में अगर हम लोग r = 3 ले लें, सॉरी 2 ले लें, 3 तो नहीं ले सकते, 2 लास्ट है हमारा, तो x = क्या बनेगा 3q + 2। अब अगर इसका स्क्वायर कर दिया जाए तो x स्क्वायर = 3q + 2 का स्क्वायर, फिर से आप a + b के स्क्वायर से ओपन करो तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस 2ab 2 × 3q दैट इज 6q × b मतलब 2 दैट इज 12q। तो ये फाइनली हमारा आएगा, क्योंकि 2 × 2 = 4 3 × 12। अब देखो इसको अगर सही से लिखें तो ये लिखा है 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4। अगर अरेंज करके लिखें, पहले q और लिखे फिर लास्ट में कांस्टेंट। अब यहां से अगर 3 कॉमन ले लें तो 3q स्क्वायर प्लस 4q, तो 3 कॉमन ले लिए, यहाँ 12 था तो आपका 4q बचेगा, और ब्रैकेट के बाहर आपका ये कितना लिखा हुआ है, इसमें भी आप 3 कॉमन ले सकते हैं। और यहाँ पर ये जो 4 लिखा हुआ था, 4 को 2 टर्म में स्प्लिट कर दो, एक 3 + 1, बस में आया कि नहीं आया, 3 + 1। तो 3 वाले से आप जब 3 कॉमन लोगे तो यहाँ पर +1 बचेगा और बाहर लास्ट में +1 बचेगा, क्योंकि ये देखो 3 कॉमन ले तो 3 × 1 = 3 + 1 4 था, बस में आया कि नहीं आया। तो ये आपका हो गया पूरा m, 3m + 1। तीनों केस आपको करके दिखाना पड़ेगा, ऐसा क्वेश्चन हमेशा लॉन्ग में आता है, ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है, 2-3 मार्क्स में आएगा। तो 3m + 1 अगर देखा जाए लिखा हुआ है तो इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि देयरफॉर स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, ऑलवेज ऑफ द फॉर्म आइदर 3m और 3m + 1, हमेशा इन दोनों फॉर्म में होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें दिखाना था 3m + 1, तो आप क्वेश्चन में 3 ले लीजिए ताकि स्क्वायर या क्यूब करें तो वहाँ से 3 आप स्प्लिट कर सकें, ठीक है बेटा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसमें और चीज़ों को बताएं थोड़ा सा। आप देखते होंगे रेशनल इरेशनल में, तो आप जानते हैं रेशनल की 2 कैटेगरी, एक जो टर्मिनेटिंग टाइप होता है, टर्मिनेटिंग टाइप वाले रेशनल में देखो, रेशनल में जो नंबर होता है उसमें 2 कैटेगरी होता है, टर्मिनेटिंग टाइप और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग टाइप, नॉन टर्मिनेटिंग टाइप, ठीक है। तो टर्मिनेटिंग टाइप में डिनोमिनेटर जो होगा वो हमेशा किस फॉर्म में होता है, 2 की पावर m × 5 की पावर n। ध्यान रखिएगा m और n दोनों हमारे होल नंबर हो सकते हैं या नेचुरल नंबर, ठीक है। तो अब ध्यान रखिए, इसके बाद में अगर इसके अलावा कोई आ गया तो समझ जाओ वो नॉन टर्मिनेटिंग है। अगर किसी रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 और 5 हो और कुछ ना हो, उसको अगर फैक्टराइज करें तो 2 और 5 मिले या सिर्फ 2 मिले या फिर सिर्फ 5 मिले, तो समझ जाओ वो रेशनल नंबर किस टाइप में है बेटा, टर्मिनेटिंग टाइप में है। और जो हाईएस्ट होगा इन दोनों में से, जो ग्रेटेस्ट होगा, उतने ही डिजिट के बाद आपका नंबर टर्मिनेट होगा। जैसे अगर लिखा है कहीं पर कि 6/25, तो समझ जाओ लिखा हुआ है आपका 6/5 की पावर 2, और 2 की पावर यहाँ पर 0 है, 2 है ही नहीं, तो 2 की पावर 0, दोनों में कौन बड़ा है, 2। इसका मतलब ये 2 डिजिट बाद टर्मिनेट होगा, और ये आपका रेशनल नंबर कैसा है बेटा, टर्मिनेटिंग टाइप। नॉन टर्मिनेटिंग में नीचे 6, 3 और 11, 13, 17 ये सब नंबर आएंगे, वो हमेशा रिपीटिंग टाइप होता है, ठीक है। और आप जानते ही हैं इरेशनल नंबर ना ही टर्मिनेट करता है और ना ही रिपीट करता है। तो इस तरह से हम लोग चीज़ों को थोड़ा सा पहचान करके करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन में आप पढ़े होंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, जिसमें आप जानते हैं कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हम लोग यूनिकली उसी तरह से हर एक प्राइम नंबर तक फैक्टराइज कर सकते हैं, ठीक है।
अब इसमें आता है प्रूफ करने के लिए कि इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है। तो इरेशनल नंबर में जब कंपोजिशन होगा रेशनल और इरेशनल का, तो वो तो इरेशनल होगा ही, लेकिन उसको कैसे प्रूव करेंगे? उसको हमेशा हम लोग p बाई क्यू फॉर्म में मान करके, या जो ऐड है उसको सब्ट्रैक्ट करके। जैसे देखो, आप जानते हैं कि किसी भी प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट हमेशा इरेशनल होता है, ठीक है। ये सभी नंबर्स क्या है बेटा? इरेशनल है। ऐसे और बहुत सारे नंबर्स निकाल सकते हो। पूछ लेता है कि प्रूव दैट 2 + 3 √2 ये इरेशनल है। अब ये इरेशनल तो है ही, क्योंकि इरेशनल प्लस इरेशनल हमेशा इरेशनल ही होगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, माइनस हम लोग अगर करेंगे सेम कैटेगरी के तो वो रेशनल बन जाता है। तो अगर इसको आपको इरेशनल प्रूव करना है तो आप कंट्राडिक्शन मेथड से करोगे। मान लेंगे ये p बाई क्यू फॉर्म में है, इसको मान लेंगे ये क्या है, मान लेंगे लेट ये रेशनल है। ये क्या मान लेंगे? रेशनल। और रेशनल्स के रूल को फॉलो कराएंगे, लेकिन अगर फॉलो नहीं हुआ तो समझ जाओ वो चीज कंट्राडिक्ट कर गया और ये इरेशनल होगा। तो अब अगर ये रेशनल मान रहे हो तो p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। पास में आया कि नहीं आया? और p और q आपके को प्राइम नंबर होंगे। तो इसका मतलब 3√2 इज इक्वल टू क्या होगा? p अपॉन q -2। अब अगर एलसीएम ले लें तो p -2q अपॉन q, ठीक है। ये क्या है आपका? ये भी आपका रेशनल होगा। बस में आया कि नहीं आया? तो यहां से √2 इक्वल टू क्या आएगा? √2 इक्वल टू p -2q अपॉन 3q, क्योंकि ये जो 3 मल्टीप्लाई में है इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो 3q। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, 3q। यह भी नंबर अभी किस में है? रेशनल में है, क्योंकि आप जानते हैं रेशनल नंबर, कोई भी रेशनल नंबर मल्टीप्लाई होगा तो रेशनल ही रहता है। लेकिन ये नंबर क्या है? ये इरेशनल है। बस में आया कि नहीं आया? तो रेशनल और इरेशनल कभी इक्वल नहीं हो सकता। इसका मतलब दिस इज अ कंट्राडिक्शन, दिस इज अ contradiction to our assumption, that is our assumption is wrong to assume this is the rational. So 2 + 3 √2 is always a irrational number, an irrational number, ठीक है। इस तरह से प्रूव कर देंगे। 2-3 स्टेप है, लिखना आपको 2-3 स्टेप, बाकी कहानी जोड़ना है आगे पीछे। तो कहानी मेंटेन रहेगा, तो बीच में क्या करना है वो स्टेप एक बार याद कर लो कि p बाई क्यू मानना था, फिर कैलकुलेट करके √ वाला एक तरफ, बाकी कहानी एक तरफ, फिर जोड़ दीजिए भाषा अपनी, पहले अजम्पशन और लास्ट में कंट्राडिक्शन जोड़ दो। सेकंड क्वेश्चन वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कई बार इस पैटर्न पे क्वेश्चन आया है, बहुत बार मॉडल पेपर में देखा गया है। लिखा हुआ है कि क्या x की पावर 4 + 4x² + 5 हैव रियल जीरोज। इसके पास कि क्या कोई रियल जीरोज है कि नहीं है। तो सबसे पहला काम, ये x पावर 4, ये x पावर 2, हम लोग मान लेते हैं x की पावर 4 को इस तरह से, मतलब इसको ऐसे स्प्लिट कर लेते हैं, x² इज इक्वल टू हम लोग कुछ मान लें y वगैरह। तो ये क्या हो जाएगा? x की पावर 4 का मतलब ये y² हो जाएगा। यहां से x की पावर 4 क्या हो जाएगा? y², ठीक है। तो y² + 4y + 5। अब इस पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कर सकते हैं? नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि इसका d कितना है? d इज इक्वल टू √b² - 4ac होता है, मतलब 4 का स्क्वायर -4 × 1 × 5, ठीक है। तो 16 - 20 √(-4) √ नहीं, सॉरी, वो तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग। ये आपका होता है b² - 4ac, ठीक है। तो यहां पर d क्या आ गया हमारा? निगेटिव। और जैसे ही d निगेटिव आता है, d देखो, d 3 चीजें होती है, एक पॉजिटिव होता है, एक d इज इक्वल टू 0 होता है, और एक d क्या आएगा? निगेटिव आएगा। तो निगेटिव का मतलब होता है नो रियल सॉल्यूशन। इसका मतलब नो रियल रूट्स। रूट्स तो हैं लेकिन रियल या जीरोज हम कह सकते हैं, क्योंकि पॉलिनोमियल है। तो नो रियल जीरोज, क्योंकि d क्या है? <0। इसके लिए 2 डिस्टिंक्ट रियल जीरोज, 2 डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग, रियल जीरोज, ठीक है। और इसका मतलब 2 इक्वल एंड रियल जीरोज, 2 इक्वल एंड रियल जीरोज। अगर इक्वेशन होगा तो रूट्स लिखेंगे, ठीक है बेटा।
बस में आया कि नहीं आया? जीरोस का मतलब जो पॉलिनोमियल से निकले उसको जीरो कर दे पॉलिनोमियल को, और रूट्स का मतलब उसकी एक ऐसी वैल्यू जो उसको सेटिस्फाई करे। बस में आया कि नहीं आया? उसको क्या करे? सेटिस्फाई करे इक्वेशन को। तो इस तरह से हम लोग देखें कि जब भी डी हमारा क्या आएगा तो घबराना नहीं है। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया तो तुरंत आप डी निकालो उस क्वाड्रेटिक फॉर्म में बना करके उसका, और डी निकालने के बाद देख लो कि डी लेस देन जीरो आ रहा है तो समझ जाओ कोई भी रियल जीरोज इसका नहीं होगा। अब कोई रियल जीरोज नहीं है तो ये फैक्टराइज भी नहीं कर सकते हो इसको, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन हमारा कह रहा है बेटा, तीसरा क्वेश्चन है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस पी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसके अल्फा और बीटा जीरोज दिए हुए हैं। कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, इसमें हमें पी निकालना है, पी फाइंड करना है अगर 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 20 गिवन है। ध्यान दीजिएगा, ये रिलेशन आपको पहले से एक दे दिया गया है। तो हम लोग जानते हैं कि सम ऑफ द जीरोज दैट इज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए दैट इज माइनस ऑफ माइनस 6 अपॉन 1, क्योंकि यहाँ पर a1 है दैट इज 6, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए दैट इज p अपॉन 1 मीन्स p। तो अल्फा प्लस बीटा हमारा कितना है बेटा? अल्फा प्लस बीटा आपका है 6 और अल्फा इंटू बीटा कितना है? p। ये दो चीजें दी हुई हैं, पहला चीज, और यहां से क्या दिया हुआ है? 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 20, ये आपका दिया हुआ है। तो ये तीन इक्वेशंस हैं और इन तीनों से हमें p निकालना है। तीन अननोन है, अल्फा बीटा और p, तो हमें p निकालना है अल्टीमेटली। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग इस इक्वेशन को और इसको सॉल्व करें तो अल्फा और बीटा फाइंड कर सकते हैं। अगर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 6 और 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 20, इसको हम लोग फर्स्ट मान लें और इसको सेकंड मान लें। बस में आया कि नहीं आया? तो इस वाले इक्वेशन थर्ड में हम अल्फा और बीटा पुट करके p निकाल सकते हैं, ध्यान रहे। अब देखो यहाँ पर अल्फा का कोफिशिएंट एलिमिनेटिंग मेथड से करेंगे, एलिमिनेटिंग से, क्योंकि ये दोनों लीनियर इक्वेशन है पेयर ऑफ। तो अल्फा का कोफिशिएंट 3 है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा आपका, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना बनेगा जी? 3 अल्फा प्लस 3 बीटा इज इक्वल टू 6 है, 6 3 जा 18। अब इसमें से माइनस कर देते हैं तो साइन चेंज हो जाएगा और ये कैंसिल। तो 2 बीटा माइनस 3 बीटा माइनस 1 बीटा आएगा, मतलब इज इक्वल टू, और 20 माइनस 18 दैट इज 2 आएगा, तो बीटा इज इक्वल टू माइनस 2। अब अगर बीटा इज इक्वल टू माइनस 2 है और यहाँ माइनस 2 रखे तो अल्फा माइनस 2 बीटा की जगह पर इज इक्वल टू 6 था, तो अल्फा इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8। ध्यान दीजिएगा, अल्फा इज इक्वल टू 8। अब यहाँ से अल्फा का वैल्यू 8 आया है, मल्टीप्लाई बीटा कितना है? माइनस 2 इज इक्वल टू p था, माने p इज इक्वल टू 16 माइनस में, इसलिए आप लोग फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ये बात आप लोगों को ध्यान देना है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो या इक्वेशन हो, अगर इस्टेब्लिश करना है रिलेशनशिप बिटवीन द कोफिशिएंट एंड जीरोस, तो ये दोनों रिलेशन और जो गिवन हो उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहां से हम लोग निकालेंगे। इसके बाद में एक क्वेश्चन क्यूबिक पॉलिनोमियल पर है, वहां थोड़ा और डिस्कस किया जाएगा। आप लोग जानते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 जीरोज होते हैं, वो एक्स एक्सिस के को 3 बार कट करता है या एक बार टच करके एक बार कट करता है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जीरोज अगर रियल है तो उतनी टाइम्स कोई भी ग्राफ किसी भी पॉलिनोमियल का एक्स एक्सिस को टच करेगा या कट करेगा, ठीक है। अगर तीसरे इक्वेशन की फोर्थ क्वेश्चन की बात किया तो लिखा हुआ है इसमें, फोर्थ वाला क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर दिया हुआ है और प्लस में क्या दिया हुआ है? x प्लस 1। ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, आप लोग जानते हैं क्योंकि इसकी डिग्री 3 है। इसके जो जीरोज हैं, 3 जीरोज होने चाहिए, तीनों जीरोज दिए हुए हैं। a माइनस बी दिया हुआ है, दूसरा आपका a दिया हुआ है और तीसरा आपका a प्लस बी। ये तीनों जीरोज है, इसको अल्फा, इसको बीटा और इसको गामा, ऐसे आप लोग देखे होंगे, इस तरह से मानते हैं। तो कह रहा है कि a और b फाइंड करो।
बस में आया कि नहीं आया? कह रहा है कि ए और बी फाइंड करो। ध्यान रहे ये तीनों जीरोज यहाँ पर एपी में भी हैं। अगर एपी के 3 टर्म मानना हो तो कैसे मानते हो? ए माइनस डी, ए प्लस डी। बस में क्या है? तो अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि इफ द जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल आर इन एपी देन फाइंड द जीरोज। अगर पॉलिनोमियल ये दिया हुआ इस तरह से, तो अब देखो हम लोग जानते हैं कि सम ऑफ द जीरोज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है। खैर हम यहाँ वाला बी नहीं लिख रहे हैं। अगर हम क्यूबिक पॉलिनोमियल ये लिखें स्टैंडर्ड फॉर्म तो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, यह एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ध्यान रहे ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ये कंडीशन दिया हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए अगर हम ये रिलेशन लिखें सभी को, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, अगर दो को लेकर ऐड करेंगे तो वो प्लस में लिखा जाता है, दैट इज सी अपॉन ए। ठीक है, और अगर अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा प्रोडक्ट ऑफ ऑल द 3 जीरोस तो माइनस डी बाई ए होता है। अब अगर इन तीनों का हेल्प लें हम लोग तो इस क्वेश्चन में हम लोग काफ़ी हद तक कर सकते हैं। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन के लिए ए बी सी डी सब दिया हुआ है और अल्फा बीटा गामा दिया है। तो पहला वाला अगर रिलेशन एस्टेब्लिश करें, इसको अगर देखें तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मतलब ए माइनस बी अल्फा, और बीटा का मतलब प्लस ए प्लस गामा का मतलब ए प्लस बी इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, मतलब माइनस ऑफ माइनस 3 बाई 1, ये तो 3 आ जाएगा। और यहाँ से आपका बी से बी कैंसिल, तो a प्लस ए दैट इज 3a इज इक्वल टू 3, तो यहाँ से a इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। कितना बेटा? a इज इक्वल टू 1। अब इसके बाद में हम लोग क्या करें? इसके बाद में अगर a इज इक्वल टू 1 हो गया तो अब आप बताओ, a इज इक्वल टू 1 होने के बाद अब इन दोनों में से कोई भी रिलेशन लगा दोगे तो आपको जो है मिल जाएगा। तो हम तीसरा लगाते हैं, थोड़ा इजी पड़ेगा। तीसरे में क्या दिया हुआ है? थर्ड में आपका गिवन है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा दैट इज ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस डी अपॉन ए दैट इज माइनस 1 अपॉन 1 दैट इज माइनस 1। तो ए माइनस बी मतलब 1, ए की वैल्यू क्या है? 1 माइनस बी इंटू 1 प्लस बी इज इक्वल टू माइनस 1। अब अगर 1 से मल्टीप्लाई कराओगे तो ए यही रहेगा दोनों। ए माइनस बी ए प्लस बी से लिखा है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हो, दैट इज 1 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1। तो इसका मतलब ये लिखा है 1 माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1, दैट इज बी स्क्वायर इज इक्वल टू, बी स्क्वायर को उधर ले गए, माइनस 1 को इधर लाए तो 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा? 2। बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 दैट इज बी इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 2। इस तरह से ए और बी हम लोग निकाल दिए। ये रहा ए और ये रहा आपका बी, ए और बी फाइंड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन एपी से भी जोड़ सकता है, ये तीनों आपका एपी में है तीनों क्वेश्चन, क्योंकि डिफरेंस सेम है तीनों का, और हम लोग इस तरह से इसको किए। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे अच्छे से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कभी भी आप समझ जाओ कि अगर किसी के रूट्स पता हो, अल्फा बीटा गामा अगर पता हो, अल्फा बीटा और गामा, तो इस अगर कभी कोई जीरोस दे करके इक्वेशन पूछता है पॉलिनोमियल मतलब, तो पॉलिनोमियल कैसे निकलेगा? x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा और x माइनस गामा, ये आपका px होगा इसके करस्पॉन्डिंग। बस में आया कि नहीं आया? ये एक पॉलिनोमियल इससे बन जाएगा। अब आप जानते हैं कि अगर अल्फा बीटा सिर्फ दे, अल्फा और बीटा सिर्फ दे दे, तो इससे पॉलिनोमियल क्या बनेगा? x माइनस अल्फा x माइनस बीटा। इसी को मल्टीप्लाई कराने पर क्या आता है? एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। कुछ लोग यही लास्ट में याद रखे रहते हैं, कुछ भूल जाते हैं, गलत कर देते हैं, लेकिन आप बस उसका फैक्टर बना दो। बस मैं कि अगर यहाँ ये माइनस में है तो प्लस में कर दो, दोनों मल्टीप्लाई कर दो, जो आए वही पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, याद करने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 था, 4 तक हम लोग कर लिए हैं। 5 और 6 और 7 अच्छे क्वेश्चंस हैं, इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मिला करके और पॉलिनोमियल। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारा है बेटा, वो आपका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से।
क्या लिखा हुआ है, फाइंड 2, ये आपको क्वेश्चन नंबर 6 था और ये क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर है, कंसेक्यूटिव का मतलब लगातार, द सम ऑफ हुज स्क्वायर, द सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365, ये आपको है। तो आपको इस तरह से निकालना है दोनों के स्क्वायर का सम। तो हम लोग मान लें क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन में कि लेट x एंड x प्लस 1, लेट x एंड x प्लस 1 आर 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव रियल नंबर, 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर्स। बस में है कि नहीं आया, 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, सॉरी रियल नंबर नहीं, फ्रैक्शन में हो जाएगा, 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब नेचुरल नंबर, ठीक है, 2 पॉजिटिव इंटीजर मतलब 2 नेचुरल नंबर। तो एक मान लो x और दूसरा मान लो x प्लस 1, या एक x माइनस 1 और दूसरा x मान सकते हैं इस तरह से, ठीक है। यहां पर x का जो भी वैल्यू मिलेगा आपको नेगेटिव तो मिलेगा नहीं, मान लीजिए सपोज दैट x इज इक्वल टू 1 भी मिल सकता है, तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। तो इस तरह से आप ये नहीं मान सकते हो, ठीक है, और उससे आगे कोई मान सकते हैं। चलो अब इसको करते हैं इसके स्क्वायर का सम। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्क्वायर ऑफ हुज, सम ऑफ द हुज स्क्वायर इज 365, 365। तो 365 अगर आ रहा है इनके स्क्वायर का सम, तो इसको पहले सॉल्व करेंगे। तो ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 365। तो एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर लिख सकते हो प्लस 2x, और ये प्लस 1 है इधर आएगा तो माइनस 65 3, तो माइनस 364 बचेगा इज इक्वल टू 0। अब अगर 2 कॉमन ले लें यहां से तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0, 2 बाहर निकाल दिए हैं। अब देखो इसका और इसका मल्टीप्लाई क्या है 0, तो ये 0 होगा क्योंकि 2 तो 0 हो नहीं सकता। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0। अब आप बता सकते हैं कि माइनस करने पर 1 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर 182, लास्ट में आपका क्या है 2 है, तो लास्ट में 2 मतलब 4 3 जा 12, इसका मतलब एक क्या होगा 14 होगा और दूसरा क्या होगा 13। 14 इंटू 13, ठीक है, कितना होता है, क्योंकि 13 जब 169 होता है तो उससे ऊपर आना चाहिए। तो 14 इंटू 13 182, और दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, माइनस करने पर 1 आएगा। तो अगर देखा जाए तो ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 14x और माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। तो एक ब्रैकेट में आपका आएगा x कॉमन लेने पर x प्लस 14 माइनस 13 कॉमन लेने पर x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब x प्लस 14 और x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो ये तो आपका इक्वल टू 0 हो नहीं सकता, ये कभी 0 हो नहीं सकता, क्योंकि x जो है हमारा 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब ये हुआ कि कितना हो सकता है 1 से ऑनवर्ड, ठीक है, कभी नेगेटिव नहीं। जैसे x इज इक्वल टू माइनस 14 मिलेगा इसलिए पॉजिटिव नहीं होगा, ये नहीं हो सकता। यहां से x इज इक्वल टू 13 मिल रहा है, 13 को उधर ले जाएंगे तो माइनस से प्लस हो जाएगा। तो इसका मतलब एक नंबर 13 और दूसरा 13 प्लस 1 दैट इज 14। तो 13 और 14 यही दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे जिनके स्क्वायर का सम कितना आएगा बेटा 365। क्लियर है 365। तो इस तरह से हम लोग ये क्वेश्चंस किए। ऐसे आप और वर्ड प्रॉब्लम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कर सकते हो। बहुत सारे रेक्टेंगल पर दिए होते हैं, हाइपोटेनस गिवन है, लेंथ ब्रेथ है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान से कंडीशन पढ़ना है, उसको अप्लाई करना है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 में, क्या लिखा है, फाइंड के सो दैट
आपको k निकालना है ताकि जो इनके रूट्स हैं इक्वल रूट्स रखे। इसका मतलब ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से है, के एक्स इंटू एक्स माइनस टू प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहां से हमें k निकालना है, k फाइंड करना है, ठीक है, अगर हैव इक्वल रूट्स, हैव इक्वल रूट्स। अब आप जानते हैं इक्वल रूट्स के लिए हमारा d इज इक्वल टू क्या होता है, 0। d इज इक्वल टू 0 का मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। और b का मतलब, अब यहां से देखो ध्यान दीजिएगा सभी लोग, ये प्रॉपर क्वाड्रेटिक मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है, लेकिन ये आपका फैक्टराइज फॉर्म में है। तो यहां से अगर के एक्स को यहां मल्टीप्लाई कराएं तो क्या बन जाएगा, के एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब बी स्क्वायर, बी का मतलब माइनस टू के का स्क्वायर माइनस 4a मतलब k और इंटू सी का मतलब 6 इज इक्वल टू 0। तो माइनस 2k का स्क्वायर दैट इज 4k स्क्वायर माइनस 24k इज इक्वल टू 0। अगर हम लोग यहां से 4k कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, आपका बचेगा k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहां से k इज इक्वल टू 0 मिलेगा और k इज इक्वल टू इस ब्रैकेट से 6। ये दोनों वैल्यूज लिखेंगे, अगर एक भी छूट जाएगा, अगर आप यहां से k उधर भेज के 0 कर देंगे या नहीं लिखोगे, भूल जाओगे, सिर्फ 6 लिखोगे तो नंबर कट जाएगा आपका एग्जाम में, पक्का कट जाएगा। तो k इज इक्वल टू 0 या k इज इक्वल टू 6, या अगर कंडीशन देता कि फाइंड द पॉजिटिव इंटीजर k क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर, तो सिर्फ 6 लिखते हैं, ठीक है। अब हमें थोड़ा सा ध्यान देना है यहां पर, देखो ये आपका d इक्वल टू 0 हो गया है। d ग्रेटर देन 0 टू डिस्टिंक्ट रियल रूट के लिए होता है, d लेस देन 0 नो सॉल्यूशन के लिए होता है। अगर कोई रियल रूट ना हो तो d लेस देन 0 निगेटिव आएगा। बस में आया कि नहीं आया, जब उसको फैक्टराइज ना कर पाए हम लोग, किसको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तब वो आता है d लेस देन 0। लास्ट वाले क्वेश्चन में आपका इसी तरह से दिया हुआ है कि हमारा p फाइंड करना है। अगर p फाइंड करना है, अगर हमें क्या दिया हुआ है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है और उसका जो एक रूट्स है वो सेकेंड का 6 टाइम्स दिया हुआ है, तो हमें इसका दिया हुआ बेटा पी एक्स स्क्वायर, सेवेंथ में आपका है पी एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, और कह रहा है इसके अगर 2 रूट्स हों। अब हमसे कह रहा है कि एक रूट जो है इसका, वन रूट ऑफ दिस इक्वेशन इज 6 टाइम्स द अदर, तो जो वन रूट है वो 6 टाइम्स दूसरे का है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर दूसरा आपका x है, x नहीं मान सकते हो सॉरी, दूसरा वाला अगर अल्फा है, एक अल्फा है तो दूसरा 6 अल्फा होगा। बस में आया कि नहीं है, अगर एक अल्फा है तो दूसरा क्या होगा, 6 अल्फा होगा, मतलब एक 6 अल्फा और एक अल्फा, इस तरह से आप मान सकते हो। तो क्या आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए अगर एक रूट अल्फा है दूसरा 6 अल्फा है तो इनके सम क्या होते हैं, दोनों रूट्स का सम ऑफ द रूट्स, अल्फा प्लस 6 अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, मतलब माइनस ऑफ माइनस 14 अपॉन पी, ठीक है। तो इसका मतलब कितना आ गया बेटा, 7 अल्फा इज इक्वल टू 14 अपॉन पी, और अल्फा इज इक्वल टू 7 टू 14 यानी 2 अपॉन पी आएगा, ठीक है। एक ये इक्वेशन हो गया। दूसरा इक्वेशन हम लोग जानते हैं अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज इक्वल टू सी बाई ए, दैट इज 6 अल्फा इंटू अल्फा इज इक्वल टू सी बाई ए 8 अपॉन पी। तो यहां से क्या लिख सकते हो बेटा, 6 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 8 अपॉन पी, 6 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 8 अपॉन पी, 8 अपॉन पी। तो 3 टू 6 और 4 टू 8, तो ये आपका हो गया यहां से 3 अल्फा स्क्वायर, और ध्यान दीजिएगा 3 अल्फा स्क्वायर और यहां पर अल्फा की वैल्यू 2 बाई पी है, इज इक्वल टू 4 अपॉन पी। तो अल्फा की वैल्यू इस इक्वेशन में जो यहां पर लिखा है 3 अल्फा स्क्वायर, अल्फा की वैल्यू हम लोग 2 अपॉन पी यहां पर सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। तो 3 अल्फा स्क्वायर मतलब 3 इज इक्वल टू 4 अपॉन पी। तो ये आपका होगा 3 इंटू 4 बाई पी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अपॉन पी। तो 4 1 जा 4 से 4 1 जा 4 ये कैंसिल हो गया। तो अब ये कितना आ गया, 3 अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन पी।
तो अगर दोनों तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू, कैंसिल मत करेंगे तो गलती हो जाएगा, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 3p, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 3p। तो पी स्क्वायर माइनस 3p इज इक्वल टू 0, पी से p कैंसिल नहीं करना है बेटा, नहीं तो गलती हो जाएगा। तो p कॉमन करेंगे तो p माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो एक आएगा p इज इक्वल टू 0 इससे, और एक आएगा p इज इक्वल टू 3। तो यहां पर दो वैल्यूज आएंगी, हमें फाइंड करना था p की वैल्यू, तो p इज इक्वल टू 0 आएगा और p इज इक्वल टू 3 आएगा, ताकि ये क्या रहे, उसकी वैल्यूज को फाइंड करना है। लेकिन एक बात ध्यान देना है, p जो है लीडिंग कोफिशिएंट है और ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो लीडिंग कोफिशिएंट वो कभी 0 नहीं हो सकता है। तो इस तरह से इसको अगर 0 ना करें तो सिर्फ p इज इक्वल टू 3 होगा, ठीक है, क्योंकि हमें बोल दिया गया है कि ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर होना जरूरी है, अगर p 0 हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर नहीं रहेगा। आप जानते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो a कभी 0 नहीं हो सकता है, ये लीडिंग कोएफिशिएंट है। बस में आया कि नहीं आया, b और c 0 हो सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग ये क्वेश्चंस किए। अब आप जानते हैं कि अगले हम लोग वीडियो में इसी के आगे के चैप्टर्स के तो 2-3 क्वेश्चन लेंगे, उसी तरह से रिवाइज करेंगे ताकि 2-3 वीडियोस में अच्छे से हम लोग पढ़ सकें, ठीक है।